हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खानावत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जनरल साइंस के अंदर हमारा अगला टॉपिक है। हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन चल रहा था। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सबसे पहले प्लांट क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया है। इसके बाद हम फिर एनिमल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल यदि हम बात करें तो हमारा आज की सेशन के क्लास के अंदर हमारा जो फंजाई है, इसकी क्लास आपकी रहने वाली है, जिसको हम फफूंद भी बोलते हैं। फफूंद या बोले तो कवक भी इसको बोला जाता है। कवक फंजाई क्लास के अंदर इसको रखा गया है। इसकी बात आज आपसे करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के हमारे नोटिफिकेशन कंप्लीटली मिलते रहें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास जो बायोलॉजी जो कल जो क्लासिफिकेशन आपकी जो क्लास है, ये हमारे पास बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे हैं हमारे पास जहाँ पर जनरल साइंस का वेटेज हमें क्या दे रखा है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जो भी क्वेश्चन हमारे पैटर्न के बनते हैं, तो सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल मटेरियल स्टार्ट किया है और इस थ्योरी के अंदर हमने बिल्कुल डीपली किसी भी सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। और आगे चल के फिर हम आपके लिए लेके आएंगे एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों का सॉल्व करेंगे। वो आपके लिए आगे लेके आएंगे। उससे पहले फिलहाल हम बात करते हैं हमारे पास जो प्लांट क्लासिफिकेशन चल रहा है, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई। इससे पहले हम मोनेरा को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांटों को आपसे डिस्कस किया था। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करते हैं कि ये फफूंद क्या होती है, कवक क्या होती है, जिसे हम फंजाई भी बोलते हैं, ये फंजाई क्या होती है। इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं हमारे पास थोड़ी सी डीपली दे रखी है। कुछ टर्मिनोलॉजी साइंस की ऐसी है जो स्टूडेंट पहली बार यदि किसी इसी चीज को पढ़ेगा तो हो सकता है उसके लिए टर्मिनोलॉजी पहली बार देखने में आए, लेकिन हम उसका मतलब समझेंगे, उसके बाद आगे का पोर्शन हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्लाइड के अंदर के आप हम कवक की बात करें, फफूंद की बात करें, तो कहीं आपने देखा होगा इस तरीके की संरचना हमें देखने को मिल जाती है। ये भी आपकी एक कवक ही है, जिसको आप आम भाषा में या अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये दे रखा है हमें एक प्रकार का, ये मशरूम है हमारे पास। मशरूम एक प्रकार का क्या है हमारे पास, मशरूम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कवक है, आपको कहीं भी व्हाइट व्हाइट या ब्राउन कलर की इस तरीके की देखने को मिल जाती है, जहां पर नमी बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है और एयर भी मिल जाती है, हवा वहां पर बनी रहती है। वहां पर हमें ये मशरूम इस रूप में देखने को मिल जाती है, जो कि एक कवक है हमारे पास। अलग अलग इसकी संरचना होती है। ये भी आपके पास एक कवक है, फंजाई है, फफूंद है, जिसको हम बोल सकते हैं। ये भी संरचना आपको दे रखी है, जहां पर नमी वाला क्षेत्र जो रहता है हमारा, वहां पर हमें अक्सर ये देखने को मिल जाती है। इसकी यदि हम बात करें, ये मशरूम हमें दे रखा है और इस मशरूम की यदि इस संरचना को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इस तरीके की संरचना दिखाई देती है, एक जालनुमा संरचना, मतलब एक इसका एक जो जड़नुमा भाग है, उसको हम माइसिलियम के नाम से जानते हैं। अब इस माइसिलियम को और यदि हम जूम करके देखें तो एक भाग इसका यदि हम ले लें तो इसे हम हाइफा कह देते हैं। अब इस हाइफा के अंदर हमने क्या किया, इसको और देखा तो ये हाइफा किस किस चीजों से मिलकर बना है, इसका संरचना देखा जाए, मतलब हम डायरेक्टली बात करें तो माइसिलियम की संरचना देख रहे हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर ग्लूकेन्स हैं, इसके अंदर काइटिन की बनी हुई एक सेल वॉल पाई जाती है। तो ये संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी संरचना की बात करें, हमारे पास ये दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। मशरूम की संरचना हमें दे रखी है, जो कि एक प्रकार की क्या है हमारे पास, कवक ही है। कवक, या फिर हम इसको फफूंद भी बोल देते हैं। फफूंद, इसकी यदि बात की जाए तो ये हमारे लिए लाभदायक भी है, बहुत सारे रोग भी फैलाती है हमारे पास। अक्सर हमने देखा होगा कि हमारा भोजन लंबे समय तक कहीं रखा रहता है, हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसके अंदर सड़न पैदा हो जाती है। वही हमारे पास क्या है, सड़न, मतलब उसके ऊपर किसका अटैक हो गया है, कवक का हो गया है, फंजाई का हो गया। उससे हमारा भोजन क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है, वो खाने लायक नहीं होता है। इसी की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। तो देखते हैं, बात करते हैं इसकी संरचना। इसको हमने क्या बोला है, हाइफी बोला है, हाइफी। वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा संरचना ये वाली जो है ना, इसके ग्रुप को, मतलब बहुत सारे हाइफाओं को मिलाकर हम बोल देते हैं माइसिलियम। और इसका जो ऊपर वाला जो भाग है ना, जिसका जो फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है, मतलब खाने योग्य भाग ही है, मतलब मशरूम को खाया जाता है। भाई सब लोगों ने सुना है, बहुत बॉडी के लिए बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व हमें ये प्रदान करता है। तो ये इसका खाने वाला भाग कहलाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। माइसिलियम हो गया।
अब माइसिलियम को देखा जाए तो इसकी संरचना कुछ ऐसी हमें दिखाई देती है, और इसके एक भाग को यदि हम जूम करके देखा जाए तो उसको हम बोल देते हैं क्या, हाइपा। यानी बहुत सारे हाइपा का समूह हमारा कहलाता है क्या, माइसिलियम कहलाता है। ये अलग अलग माइसिलियम के अंदर हम देखें तो माइसिलियम भी अलग अलग प्रकार के हमारे पास होते हैं, सेप्टेड होते हैं, सेप्टेड हाइपा। सेप्टेड मतलब जो हमारा खंडों में विभक्त होता है, इसके अलग अलग खंड होते हैं, अलग अलग पार्टीशन इसके अंदर रहते हैं इस तरीके से। तो इनको यदि देखा जाए तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी है हमारे पास, उसके अंदर कुछ छेद पाए जाते हैं, पोर, कुछ सेप्टा पाए जाते हैं जो इनके अंदर खंड बोल देते हैं। और कुछ माइसिलियम ऐसे होते हैं या हाइपा ऐसे होते हैं जो कि नॉन सेप्टेड होते हैं, मतलब इनके अंदर खंड नहीं पाए जाते। ये इसकी सेल वॉल होती है हमारे पास, इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये संरचना हमें देखने को मिल जाती है। तो आगे हमारे पास बार बार इसकी चर्चा होने वाली होगी कि माइसिलियम क्या है हमारे पास, हाइपा क्या है। तो हाइपा मतलब जो भी हमारे पास मशरूम जो दे रखी है उसका जो जड़युक्त भाग रहता है, जिस भाग से आधार से ये लगा रहता है, उस भाग को हम क्या बोल देते हैं, इसका माइसिलियम। और बहुत सारे माइसिलियम का एक पार्ट यदि हम निकाल लें तो हाइपा बोलते हैं हम उसको। तो ये चर्चा हम आगे करेंगे आपसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास एक आ जाता है क्या, फंजाई। इसी फंजाई को हम बोलते हैं क्या, कवक। एक कवक कहलाता है, या फिर हम इसको फफूंद भी बोल देते हैं। ये बात आपको याद रखना है भाई, फफूंद भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक है। तो इस किंगडम के अंदर, इस जगत के अंदर यदि बात की जाए तो हमारे पास फंजाई को रखा गया है, फफूंद को रखा गया है। अब फफूंद कोई एक जीव का नाम नहीं है, बहुत सारे जीवों को इसके अंदर रखा गया है जिनकी संरचना लगभग लगभग देखने में हमें कैसी मिलती है, एक जैसी मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम स्टडी ऑफ फंजाई। इस फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, आपको याद रखना है, माइकोलॉजी। याद रखना है माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा, फिर फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी बोला जाता है पीए मिचेली को। पीए मिचेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम याद रखना है, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नाम याद रखना है, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, ठीक। बात करते हैं, इसका पहला पॉइंट हमें इसके अंदर दे रखा है कि हमारे पास जो कवक हैं, कवक जिसको हम कवक बोले, फंजाई बोले, फफूंद बोले, बात एक ही है। कवकों की आकार की तथा उनके वास स्थान पर, मतलब जिस जगह पे ये रहते हैं उसमें बहुत विविधता देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग स्थानों पर रहना पसंद करती हैं। और ये विश्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह हमें देखने को मिल जाएंगे, दुनिया के हर कोने में हमें कहीं ना कहीं फफूंद देखने को मिल जाएगी। मतलब बात करें तो ये गर्म स्थान पर भी मिल जाएंगे, आर्द्र स्थानों पर भी हमें मिल जाएंगे, मतलब जहाँ पर नमी रहती है या जहाँ पर बहुत गर्मी भी है, गर्म क्षेत्र भी है, वहां भी हमें देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी में भी ये हमें देखने को मिल जाएंगे जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस मतलब जिसके अंदर सड़ा गला पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहां हमें देखने को ये मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी नमी की स्थिति में, जैसे चमड़े, लेदर है हमारे पास, लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं, वहां भी मिल जाएगी हमें देखने को। अचार में अक्सर आपने देखा होगा, अचार डिब्बे के अंदर बंद रखा रहता है, तो कुछ समय बाद यदि हम उसको खुला छोड़ दें और या बार बार हम उसमें से हाथ डालकर उस अचार को बाहर निकालें तो उसके अंदर कुछ समय बाद फिर क्या लग जाती है, सड़न लग जाती है। वो हमारे पास फफूंद है, ठीक है। अचार के अंदर नम ब्रेड वगैरह रख दिए जाएं, सड़े हुए फलों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, ये हर जगह उग आती है। लेकिन कुछ कवक पादपों, जंतुओं और मनुष्यों पर परजीवी रूप में भी पाई जाती है भाई, ये बात भी आपको याद रखना है। तो मतलब कवक के निवास स्थान की यदि बात की जाए तो भाई ये तो हमें हर जगह देखने को मिल रही है, हर कंडीशन में हमें देखने को मिल जाती है। तो इसका निवास स्थान हर जगह है, सर्वव्यापी है, इसलिए इसको बोला जाए हर जगह सर्वव्यापी या विश्वव्यापी हमें देखने को ये मिल जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है, देखो कवक में, देखो सबसे पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है भाई, इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी, मतलब ये विषमपोषी होती है। यदि प्रकाश संश्लेषण करती तो ये कैसी होती, स्वपोषी। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, शैवाल, जो कि प्रकाश संश्लेषण करती थी, मतलब स्वपोषी से, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की क्रिया के द्वारा। अब फंजाई कैसी होती है, विषमपोषी जीवों का अद्वितीय जगत निर्मित करती है। बिल्कुल सही बात है, फंजाई के अंदर हमने ऐसे जीवों को रखा गया है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब विषमपोषी होती है। ये अपना भोजन या तो मृत कार्बनिक पदार्थों से या फिर जीवित पदार्थों से भी प्राप्त करती है। मृत पदार्थों पर भी अटैक होता ही होता है, क्योंकि यदि कोई जीव मरेगा तो उसकी बॉडी सड़ने लगती है, मतलब उस पर किसका अटैक हो गया,
कवक का हो गया, फंजाई का हो गया है। लेकिन जीवित जीव जंतुओं के शरीर पर भी इसकी वृद्धि हमने देखी है, वहां पर भी ये पाई जाती है। आगे बात करते हैं, देखो भोजन स्रोत के आधार पर, अब इसको भोजन कहाँ से चाहिए, उसके स्रोत के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। मतलब एक तो बोले मृतोपजीवी, मृतोपजीवी वो है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेगी, जैसे ब्रेड है, सड़े फल हैं, सब्जियां हैं, गोबर है आदि से प्राप्त करेगी, तो हम उसे क्या कह देते हैं, मृतोपजीवी कह देते हैं। और इसमें जो अवशोषण होता है ना, जिसको हम बोलते हैं पोषण, पोषण कैसा होता है, इसके अंदर अवशोषणी प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का पाया जाता है। इस विधि से इसके अंदर पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। मतलब ये क्या करती है, इसके चारों तरफ माध्यम के अंदर जो भी भोजन है उसको जो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसके आधार पर इसको भोजन मिल जाता है। दूसरी होती है फिर परजीवी, परजीवी मतलब ये दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती है, यानी जीवित जीवों के शरीर में पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें प्राप्त करती है। जैसे पादप में भी मिल सकती है, जंतुओं में भी मिल सकती है, और मनुष्य के अंदर भी मिल सकती है। इस रूप से ये परजीवी रूप में वहां पर पाई जाती है। लेकिन अब परजीवी कवक जो है ना, वो रोग उत्पन्न करेगी। इनमें पोषण कुछ इसके अंदर चूषकांग पाए जाते हैं, जैसे हॉस्टोरिया कहते हैं, उसके द्वारा ग्रहण करती है। कुछ संरचना ऐसे इसके अंदर निर्मित हो जाती है जो कि अंदर भोजन के अंदर प्रवेश करके वहां से अपने भोजन को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो ये परजीवी ज्यादातर हमने देखा है कि परजीवी प्रकार की जो कवक होती है ना, दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करती है, ज्यादातर रोग फैलाती है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में आ जाता है कि कुछ कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। ये बात याद रखना है, कौन कौन का संबंध बना रहे हैं हम, एक तो कवक का, और साथ में मिल गई कौन, शैवाल, जिसको एल्गी को हम पढ़ चुके हैं। शैवाल और एल्गी का जो एक संबंध होता है, ये अपने साथ साथ जीवन यापन करती है, इन दोनों के संबंध को मिलाकर हम बोल देते हैं लाइकेन। लाइकेन, तो भाई जितने भी बच्चे अभी तक लाइकेन को समझते थे कि कोई लाइकेन प्लांट है या एनिमल है, नहीं, ऐसी कोई संरचना नहीं है। ये दो जीव जंतुओं के अंदर पाए जाने वाला एक संबंध है, जिसे हम क्या कह देते हैं, लाइकेन कह देते हैं। अब ये संबंध इन दोनों ने बनाया कैसे, अपना जीवन यापन करने के लिए, एक सहजीवी संबंध है जिसमें एक दूसरे को फायदा होता है। कैसे, देखो शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बना लेती है, अपना भोजन बना लेती है। लेकिन फंजाई या कवक के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल उसके अंदर नहीं पाया जाता है, तो उसको भोजन चाहिए। और शैवाल को क्या चाहिए, सारा चाहिए, तो वो सारा कौन दे देता है भाई, उसको कवक दे देती है, और कवक को इससे क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। दोनों का जीवन यापन मस्त कट रहा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो सहजीवी रूप में पाई जाती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, लाइकेन के नाम याद रखना है। इसी तरीके से कुछ अन्य कवक कुछ पादपों के साथ भी जड़ों के साथ पाई जाती है। मतलब कुछ प्लांट हैं हमारे पास और उनके साथ जड़ों के साथ भी पाई जाती है। मतलब कवक और किसका संबंध, कवक और पादपों का संबंध, प्लांट का संबंध, इनके संबंध को हम बोल देते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, ये बात भी आपको याद रखनी है। माइकोराइजा किस किस का संबंध है भाई, कवक और पादप। जब कवक और पादप साथ साथ में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं भाई, माइकोराइजा कह देते हैं। और लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का संबंध लाइकेन कहलाता है। दूसरा, हमने अभी इसके जो डायग्राम देखे थे ना, वहां देखा था कि इसकी जो बॉडी होती है ना, शरीर होता है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम कवक तंतु फिलामेंट्स का बना होता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, हाइपा कह देते हैं। बहुत सारे हाइपा मिलकर ही क्या बनाते हैं, माइसीलियम। यहाँ पर दे रखा है हाइपा क्या है, देखो, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या कहलाता है, हाइपी कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे हाइपा मिलकर सॉरी, ऐसे बहुत सारे हाइपा मिलकर क्या बना देते हैं, माइसीलियम बना देते हैं। क्लियर बात, आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि कवक के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है भाई। हाँ बिल्कुल पाई जाती है कोशिका भित्ति तो इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इस काइटिन को हम फंगल सेलुलोज बोल देते हैं। फंगल मतलब फंजाई होता है, फंगस जो बोलते हैं, फंगल डिजीज बोला जाता है। मतलब वो कवक से होने वाली बीमारियां हैं। हालांकि कवक से हमें बहुत सारे लाभदायक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन है, एडवांटेज भी है इसके और डिसएडवांटेज भी है, तो हमें दोनों ही चीजों को क्या करना है भाई, याद रखना होगा। ठीक है, बात करते हैं। फंगल सेलुलोज याद रखना है, काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। क्या इसकी भित्ति, कोशिका भित्ति। काइटिन के साथ साथ कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मिलेंगे, लिपिड भी मिलेंगे और सेलुलोज भी होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्लास
ओमाइसेटीज की सदस्य कवक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एक आगे क्लास हम पढ़ेंगे जिसको हम बोल देते हैं क्या, ओमाइसेटीज। इसके अंदर इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है, ये बात आपको याद रखना है। अदरवाइज इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, बात याद रखना है आपको। कवक के अंदर जो संचित भोजन होता है, फूड स्टोरेज जो कर लेती है, वो करती है किसके रूप में, ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में, ये बात आपको याद रखना है। कवक के अंदर संचित भोजन किस रूप में रहता है भाई, ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आ जाती है कवक के कुछ प्रकार। हमारे पास क्या है, दो कंडीशन हमारे पास बन जाती हैं, अक्सर हमसे पूछा जाता है एक ही शब्द, समजालिक और एक बनता है हमारे पास विषमजालिक। इन दोनों की बात करते हैं, एक समजालिक और एक विषमजालिक। ये संरचना क्या होती है, देखो ऐसी कवक जिनमें प्रत्येक थैलस लैंगिक रूप से स्वयं जनन क्षम होता है, इसलिए ये कवक बिना किसी अन्य थैलस की सहायता से अपने ही थैलस के साथ लैंगिक रूप से जनन कर सकती है। मतलब इसको कहें कि सेल्फ फर्टाइल कर लेती है ये। ऐसी कवक को हम कह देते हैं समजालिक कवक, जैसे कीटोमियम और एल्बुगो कैंडिडा याद रखना है। दो के एग्जाम्पल आपको। समजालिक वो कवक होती है जिनमें लैंगिक रूप से स्वयं जनन क्षम होती है और अपने ही थैलस के साथ, थैलस क्या है, उसकी बॉडी है, अपनी ही बॉडी के किसी दूसरे पार्ट के साथ ये लैंगिक क्रिया करके नई कवक को क्या दे देती है, जन्म दे देती है। इस तरीके से इसमें जन्म की प्रक्रिया पाई जाती है, तो उस कवक को हम कह देते हैं समजालिक। ऐसे दो उदाहरण हैं हमारे पास, एक को बोलते हैं हम कीटोमियम और दूसरे को बोलते हैं हम एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बनती है विषमजालिक। ऐसी कवक जिनमें प्रत्येक थैलस लैंगिक रूप से स्वयं बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब जनन नहीं कर सकते, इसलिए इन कवकों को हम लैंगिक जनन के लिए संयोज्य संगम प्रकार के थैलस की आवश्यकता होती है। मतलब ये जन्म नहीं कर सकते, स्वयं रूप से जन्म नहीं कर सकते, किसी दूसरी प्रकार विधि से हम जन्म करवा सकते हैं। ऐसी कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि म्यूकर, नाम याद रखना है आपको, राइजोपस याद रखना है, पक्षीनिया याद रखना है, और मैक्सिमम फंजाई ऐसी ही देखने को हमें मिलती हैं जो कि विषम प्रकार की होती हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि दो हमें दे रखे हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। कौन कौन, एक म्यूकर है, एक राइजोपस है और एक पक्षी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट अब आ जाता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की यदि बात की जाए कि इसके अंदर जनन या प्रजनन कैसे होता है, इसके अंदर फंजाई के अंदर प्रजनन की बात करते हैं। इसके अंदर, इस फंजाई के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। देखते हैं प्रजनन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, बात करते हैं। देखो प्रजनन, रिप्रोडक्शन, कवक में तीन प्रकार का जनन होता है। देखो सबसे पहले है कौन सा, वेजिटेटिव। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन को जनरली आप याद रखोगे, कायिक जनन का मतलब ये होता है इसमें क्या है, हम कहें कि ना तो गुणसूत्र भाग लेंगे, ना ही इसके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, और उसके बिना ही शरीर के किसी अन्य भाग से, कोई सा भी भाग हो, बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, उस पार्ट से नई जीव का यदि निर्माण हो जाता है तो हम उसे कायिक जनन कह देते हैं। जैसे कि सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं खंडन। खंडन का मतलब होता है कि जब भी कोई कवक जो दे रखा है, कवक जाल जो दे रखा है, जिसे हम माइसीलियम बोल रहे हैं, किसी कारणवश ये छोटे छोटे टुकड़ों में यदि टूट जाता है, किसी कारणवश कवक का जो जाल है, कवक जाल है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, वो किसी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसके अलग अलग पीस हो जाते हैं, तो हर पीस एक नए कवक को जन्म दे देता है, एक नई फंजाई बन के तैयार हो जाती है। इसे हम कह देते हैं सिंपली क्या, खंडन कह देते हैं। ठीक है, और एक नई कवक का काम करने लगता है। दूसरा है बडिंग, जैसे कि मान लो ये एक कवक का माइसीलियम दे रखा था, ठीक है, इस तरीके से, और इसके हमने दो पार्ट कर दिए, तो एक दो टुकड़े हो गए इसके, तो एक नया कवक बन के क्या हो गया, तैयार हो गया है। ठीक है, बडिंग का मतलब क्या होता है, देखो बडिंग मतलब होता है कि ये एक बडनुमा संरचना, उबारनुमा संरचना का निर्माण होता है इसके शरीर पर, और ये उबारनुमा संरचना इससे अलग होकर क्या करती है भाई, अलग होकर टूट कर गिर जाती है। जैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, एक नया कवक ये बन गया और एक नया कवक ये बन गया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम कलिका या बडिंग। सॉरी। दूसरा आता है फिजन, जिसे हम कहते हैं विखंडन।
विखंडन में क्या होता है भाई, विखंडन मतलब टूटना, वही तरीका है एक तरीके से खंडन जिसको हमने बोला था विखंडन। तो ये उदाहरण आपको याद रखना है। देखो एक तो होता है इसके अंदर कायिक जनन, किसके आधार पर, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है फिजन। और बडिंग और फिजन के एग्जांपल हमें दे रखा है क्या, सैकरोमाइसी, ईस्ट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ईस्ट अच्छा उदाहरण है, याद रखना है ईस्ट। अक्सर आपने नाम सुना होगा ईस्ट। ईस्ट बार बार हमारे पास सामने आता है, बार बार हम इसको पढ़ते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ईस्ट याद रखना है। कौन सा ईस्ट है, लेकिन सैकरोमाइसीज। और दूसरा आ जाता है साइजोसैकरोमाइसीज, वो भी एक ईस्ट का ही प्रकार है, जिसमें जनन बडिंग और फीजन के द्वारा होता है। ये बात याद रखना। नोट फंड में दे रखा है कि बडिंग व फीजन के द्वारा जनन केवल नॉन माइसीलियल कवक में होता है, मतलब जिसके अंदर माइसीलिया नहीं पाया जाता, माइसीलियम नहीं पाया जाता है, कवक जाल नहीं पाया जाता है, उसके अंदर हमें बडिंग और फीजन के द्वारा देखने को मिलता है, अगर अदरवाइज उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही जनन होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें जनन होता है। दूसरा आ जाता है, दूसरा प्रकार इसका आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसको हम बोल देते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, देखो इसकी बात करते हैं, ये अलैंगिक जनन क्या प्रोसेस है। देखो अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु, जिन्हें हम स्पोर बोलते हैं, इनके निर्माण के द्वारा होता है। और ये स्पोर का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होगा भाई, समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। भाई दो विभाजन है हमारे पास इंपोर्टेंट, कोष का विभाजन जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, और एक को हम बोल देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। फिलहाल हम बात करते हैं इसी की। तो अलैंगिक जनन की बात करें या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये किसके द्वारा होने वाला है भाई, स्पोर के द्वारा होने वाला है। अब स्पोर में सबसे पहला बनता है एक स्पोरेंजियो स्पोर, नाम याद रखना है भाई, स्पोरेंजियो स्पोर, मतलब ये किसका प्रकार पढ़ रहे हैं हम, अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ रहे हैं। एक विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं इसके अंदर, और बीजाणु के बारे में डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजियो स्पोर कह देते हैं। और इन स्पोरेंजियो स्पोर का निर्माण बीजाणुधानी, जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, उसमें होता है। मान लो ये हमारा शरीर है, किसका, कवक का शरीर है, माइसीलियम, और इसके अंदर मान लो निर्माण हो रहा है किसका, इसके अंदर भरे हुए हैं क्या, स्पोर, ये हैं हमारे क्या, स्पोर। और ये हमारा जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइपा कहलाता है, हाइपा। और ये हमारा जो है ना, इसे हम बीजाणुधानी यानी बोले तो स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया। अब भाई क्या होगा, ये बीजाणुधानी क्या होगी भाई, फटेगी। स्पोरेंजिया जिसको हम बोल रहे हैं, ये बीजाणुधानी क्या होगी, फटेगी। और बीजाणुधानी जैसे ही फटेगी तो इससे स्पोर क्या हो जाएंगे भाई, बाहर निकल जाएंगे, और हर एक स्पोर अनुकूल परिस्थितियां पाकर नई कवक को निर्माण कर देगा, जन्म दे देगा, और बहुत सारी कवक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। स्पोरेंजिया का निर्माण कवक तंतु के शीर्ष पर होता है भाई। जिस कवक तंतु के शीर्ष पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उसे हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं, बीजाणुधानी धर कहते हैं। स्पोरेंजिया में अनेक बीजाणु बनते हैं, बहुत सारे भरे रहते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं, जो कि स्पोरेंजिया के फटने के बाद क्या हो जाते हैं, मुक्त, और अंकुरित होकर नए कवक तंतु माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इन्हें हम स्पोरेंजियो स्पोर निर्माण को हम क्या कह देते हैं, एंडोजीनियसली होता है भाई, याद रखना है, एंडोजीनियसली होता है। ये बात आपका हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक विशेष प्रकार का जनन पाया जाता है जिसके अंदर स्पोर का निर्माण होता है। और जब स्पोर का निर्माण स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा होता है तो हमारे पास वहां पर जनन कहलाता है क्या, स्पोरेंजियो स्पोर वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये स्पोरेंजियो स्पोर यानी हम बात करें स्पोर, दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक को तो बोल देते हैं हम क्या, जू स्पोर, और एक को बोल देते हैं हम एप्लेनो स्पोर। अब ये जू स्पोर और एप्लेनो स्पोर क्या है, देखो जब स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोरेंजियो स्पोर गतिशील होते हैं भाई, यदि ये मूव कर सकते हैं, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं, क्यों, चलने के लिए इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा, तो इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, जू स्पोर बोला जाता है। और इस स्थिति में स्पोरेंजिया को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, जू स्पोरेंजिया बोला जाता है। मतलब जब इसके स्पोर जो हैं गतिशील होते हैं, उनके लिए गतिशील होने के लिए क्या पाया जाएगा, इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला एक संरचना है, दागिनुमा संरचना होती है, जो इसको मूवमेंट में सहायता करती है, लोकोमोशन में सहायता करती है। और ये स्पोर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेंगे, यानी इनमें गतिशीलता पाई जाएगी। यदि ये गतिशील हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, जू स्पोर बोलेंगे। और यदि इनके अंदर गतिशीलता नहीं पाई जाती, मतलब ये कैसे हैं, अगतिशील, यदि ये अगतिशील हैं
तो हम उन्हें बोलेंगे क्या, एप्लेनोस्पोर, मतलब इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होंगे, अगतिशील होंगे, तो उस स्थिति में हम उनको एप्लेनोस्पोर कहेंगे। दूसरा टाइप बन जाता है हमारा कॉनिडिया द्वारा, ठीक। कॉनिडिया, कॉनिडिया का निर्माण एक्सोजीनियसली होता है और कॉनिडियोफोर्स या कॉनिडियम धर के शीर्ष पर बनते हैं। एक कॉनिडिया भी एक संरचना होती है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लास में, तो एक कॉनिडिया द्वारा भी इसके अंदर निर्माण होता है। तीसरा जनन आ जाता है इसके अंदर क्या, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात की जाए इसके अंदर कि ये लैंगिक जनन क्या प्रोसेस है, तो लैंगिक जनन में बात करें जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं, संरचना जिसमें अब लैंगिक जनन के अंदर युग्मक निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है, तब जाके नई जीव का क्या होगा, निर्माण तो होती है, तो उन्हें हम गैमेटेंजिया कह देते हैं, गैमेटेंजिया, याद रखना है ये वाली बात। और कवक में लैंगिक जनन 3 प्रकार से पूर्ण होता है, 3 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहली को बोल देते हैं हम प्लाज्मोगेमी, याद रखना है, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है हमारे पास कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है कि इसके अंदर इसकी जो कोशिका होती है ना, कोशिका में उपस्थित दोनों केंद्रक आपस में क्या हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं। मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक घेरा और एक केंद्रक घेरा, आगे चल के ये दोनों केंद्रक क्या हो गए भाई, संयुक्त हो गए, ये केंद्रक भी बन गया और धीरे धीरे ये संयुक्त होने लगे, इस तरीके से संयुक्त हो गए, तो उस स्थिति को हम क्या नाम दे देते हैं, कैरियोगेमी कह देते हैं। इससे एक द्विगुणित केंद्रक बन जाता है जिन्हें हम शिन कैरियन नाम दे देते हैं। मान लो ये अगुणित है, इसके अंदर भी n है और इसके अंदर भी n है, ये दोनों मिलके एक केंद्रक इन्होंने बना दिया जो कि बन गया हमारे पास क्या, 2n, जिसे हम बोल देते हैं क्या, द्विगुणित, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है शिन कैरियन। तीसरा टाइप आ जाता है हमारे पास मियोसिस। तीसरी अवस्था में क्या होता है, अब ये द्विगुणित केंद्रक हमारा बन गया है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, और इससे वापस दोबारा से अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट में लैंगिक जनन जाइगोस्पोर, ooस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के निर्माण के द्वारा होता है, ये नाम आपको याद रखना है। उन्हीं स्पोर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जाइगो, ooस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, तो याद रखना भाई, ये ooस्पोर, एंजियोस्पोर और ये एप्लेनोस्पोर जो है ना, ये बीजाणुओं के नाम हैं, अलग अलग कंडीशन में उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। क्लियर, देखते हैं आगे की बात। आगे आ जाता है अब हमारे पास क्या, फंजाई को कवक तंतु की संरचना जो माइसिलियम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम और लैंगिक जनन के आधार पर कुछ क्लासों में डिवाइड किया गया है। इसकी 4 क्लासें हैं हमारे पास, ये आपको याद रखना है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 प्रकार की क्लास के अंदर इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, ये नाम भी याद रखना है। 4 क्लास का वर्गीकरण हमसे पूछा जाता है, इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इनकी अलग अलग क्लासों को हम आपके सामने अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, पहला दे रखा है हमारे पास क्या, फाइकोमाइसिटीज, इसकी हम बात करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज प्रकार की जो कवक है ना, उसका आवास, उसकी हैबिट क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले तो इस समूह में जो कवक होगी ना, वो आदिम कवक होगी। आदिम कवक मतलब लोअर फंजाई बोलेंगे हम इसको, लोअर फंजाई मतलब सबसे पहले इस पृथ्वी पर बनने वाली जो कवक होगी ना, वो हमारी कहलाएगी क्या, लोअर फंजाई। मतलब एडवांस नहीं है, एडवांस फंजाई तो आगे वाली क्लास में आ रही है, अभी सबसे पुराने प्रकार की, आदिम प्रकार की कवक इसके अंदर पाई जाती है। इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं ना, वो कैसे होंगे भाई, हमारे जलीय आवास में रहेंगे, इसलिए इस वर्ग के सदस्यों को हम एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये सड़ी गली, लकड़ी, नम स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अविकल्पी मतलब इनको जीवित रहने के लिए कोई दूसरा माध्यम नहीं है, उसी पर जीवन मिलेगा तो जीवित रहेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इनके कवक तंतु की संरचना की बात की जाए तो इस समूह में कवकों का कवक जाल जो होता है ना, जिसे हम माइसिलियम कहते हैं ना, वो संकोशिक होता है, जिसे हम सीनोसाइटिक कहते हैं, पटविहीन होता है, एसेप्टेड होता है, खंड नहीं पाए जाते, और कैसा होता है भाई, साकित होता है, ये बात तो हमने पढ़ी है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है। जू स्पोर जिसे हम चल बीजाणु कहते हैं, और अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर इसके द्वारा भी होता है, कॉनिडी द्वारा भी होता है, ये तीनों कंडीशन इसमें पाई जाती है।
लैंगिक जनन इसमें समयुग्मकी जिसे हम आइसोगेमी कहते हैं, एनाइसोगेमी दोनों पढ़ चुके हैं, अंडयुग्मकी जिसे हम युगेमी कहते हैं, ये सब प्रकार का इनके अंदर पाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो हम ये फंजाई पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमने जो मोनेरा पढ़ा था उसके अंदर जो जनन होता था ना, उस प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है। तो मतलब फाइकोमाइसीटीज के जो सदस्य है ना, वो ज्यादातर हमारे अपनी संरचना, रंग रूप, व्यवहार में थोड़ी सी संरचना मिक्स करके रखते हैं, किसके साथ, हमारे पास जो मोनेरा जगत हमने पढ़ा था उसके सदस्यों के साथ। क्लियर, देखते हैं आगे। सॉरी, अब फाइकोमाइसीटीज को कुछ समूहों में बांटा गया है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना oomaइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज, दो कंडीशन हमारे पास बन जाती है। इन सभी क्लास में जो हमारे पास oomaइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज है, दो क्लासें हमने इसकी बना रखी हैं, किसकी, फाइकोमाइसीटीज की। इसमें कवक तंतु की संरचना की दृष्टि से तो समान है, संकोचक तथा पटविहीन होता है, पटविहीन, लेकिन इनमें लैंगिक जनन के आधार पर कुछ अंतर पाया जाता है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। oomaइसीटीज के सदस्य में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें भी स्पोर एंजियोस्पोर का निर्माण होगा, जियोस्पोर बनेगा और कोनेडिया भी बनेगा, इसके द्वारा होगा। लैंगिक जनन गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के द्वारा होता है। गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट एक अलग से कोई संरचना नहीं है, मान लो ये इसका शरीर है, किसका, और एक कोशिका इसकी है, एक कोशिका ये इसकी है, तो एक नलीनुमा संरचना का निर्माण होगा इसके अंदर, दोनों कोशिकाओं के बीच में, और इस कोशिका के अंदर से जो भी संरचना है, जो भी भाग है इसका, वो इस कोशिका के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट द्वारा होता है। अंडयुग्मकी प्रकार का, युग्मस प्रकार का सभी प्रकार की फंजाइयों के अंदर पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर दे रखा है दोनों क्लासों के अंदर। तो दो भाग हमने इसके बना रखे हैं फाइकोमाइसीटीज के, एक oomaइसीटीज और एक है हमारे पास कौन सा, जाइगोमाइसीटीज। क्लियर ये वाली बात हमारी पहले, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास अब इस फाइकोमाइसीटीज के कुछ एग्जाम्पल, हमें कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं, उन उदाहरणों की हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है फाइटोप्थीरा इन्फेस्टस, इससे आलू पर पछेती अंगमारी रोग होता है। भाई याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, जिसे हम लेट ब्लाइड ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं। भाई ये याद रखना है, रोगों के नाम बहुत हमसे पूछा जाता है। इस रोग को आयरलैंड का अकाल कहा जाता है। कभी पहले इस रोग की वजह से वहां पर 1845 में आयरलैंड के अंदर क्या हुआ था भाई, इस आलू के अंदर बहुत सारा रोग लग गया था, उसकी वजह से सारा का सारा आलू लगभग क्या हो गया था भाई, खत्म हो गया। तो उसकी वजह से वहां पे एक अकाल टाइप की संरचना का निर्माण हो गया था भाई। तो उसे हम बोल देते हैं कि 1845 में आयरलैंड का अकाल के नाम से जाना जाने वाला रोग कौन सा था वहां पर, कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस नाम से आलू पर एक रोग लग गया था, जिसे हम पछेती अंगमारी रोग या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पीथियम स्पीसीज, एसपीसी का मतलब स्पीसीज, जो कि टोबैको, तंबाकू व वेजिटेबल क्रॉप्स में गीला पतन रोग करता है। भाई ये स्पीसीज जो है ना हमारे पास, पीथियम स्पीसीज तंबाकू में और वेजिटेबल क्रॉप्स में, जो सब्जियां, हमारी सब्जियों वाली फसल होती हैं, उनमें गीला पतन रोग पैदा करता है, जैसे हम डैम्पिंग ऑफ के नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। एक और आ जाता है तीसरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, बाजरे पर रोग उत्पन्न करता है। भाई हरी वाली रोग के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसे ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से हम जानते हैं। क्लियर बात। सॉरी, कुछ रोग हमें जो देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फसलों के अंदर ये रोग देखने को मिल रहे हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है। देखो, फिलॉइड एक पत्ती का प्रकार है, उसके सभी भाग लंबी हरी पत्तियों में रूपांतरित हुए, मतलब फूल के जो भाग हैं हमारे पास, जिन्हें हम बोलते हैं दल, बाह्यदल, कुंज और कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो फूल के हमारे भाग होते हैं, जो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं भाई, हरी पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, अर्थात पूरी की पूरी बाली पत्तीनुमा संरचना का रूप धारण कर लेती है, फूल उसके अंदर बचता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्बिगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस, इसके द्वारा क्रूसीफेरी कुल के पादपों में श्वेत कीट रोग होता है। व्हाइट रस्ट या फिर हम इसको बोलते हैं व्हाइट स्पॉट ऑफ क्रूसीफेरस रोग उत्पन्न करते हैं भाई हमारे पास। तो याद रखना है, क्रूसीफेरी कुल के पादपों में एक रोग हमें देखने को मिलता है, ये भी हमारे पास क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जिसको बोलते हैं हम एल्बिगो कैंडिडा या फिर सिस्टोपस कैंडिडस के नाम से जाना जाता है, श्वेत कीट रोग। अक्सर हमने एग्रीकल्चर वाले बच्चों ने इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा होगा, श्वेत कीट रोग क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है सेफ्रोलेग्निया पैरासाइटिका,
यह सालमेन मछली में रोग उत्पन्न करता है भाई, याद रखना है इसको। हाँ भाई, एक मछली के अंदर एक कवक रोग पैदा करती है जिसे हम कहते हैं सालमन मछली। अच्छा, सलमान मछली में रोग पैदा करती है। दूसरी क्लास इसकी आ जाती है oomaइसिटीज के अलावा जाइगोमाइसिटीज। इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों के प्रकार हमें दे रखे हैं स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा, और इसके अंदर बनेंगे एप्लेनोस्पोर। और लैंगिक जनन गैमेटेंजियल पॉपुलेशन के द्वारा संभव होता है। क्लियर? तो ये इस क्लास की बात थी। इसके लैंगिक जनन का प्रकार यदि हम बात करें, समयोगी प्रकार का, आइसोगेमस प्रकार का, सभी मेंबरों में के अंदर पाया जाएगा। इसके भी कुछ दो उदाहरण हमें दे रखे हैं, जैसे फिलोबोलस उदाहरण याद रखना है सबसे पहले तो हमारे पास। दूसरा राइजोपस, आपने नाम सुना होगा, और म्यूकर भी हमने शुरुआत में पढ़ा था, ये भी कवक ही है हमारे पास। ब्रेड मोल्ड ब्रेड पर उगना पसंद करती है भाई। ये कवक कहाँ पर? तो ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है, कवक लग जाती है, वो कौन है भाई? हमारे पास राइजोपस और म्यूकर है। अक्सर हमने देखा होगा, ब्रेड को रखा हुआ छोड़ दें हम तो उसके ऊपर क्या जम जाती है? कवक जम जाती है, फंजाई, सड़न पैदा हो जाती है। वो सड़न जो होती है ना, वो राइजोपस और म्यूकर की होती है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे पास बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? क्लियर बात। ब्रेड मोल्ड नोट फॉन्ट दे रखा है कि राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड कहलाता है। इसके कवक तंतु के शीर्ष काले रंग के होते हैं, अतः यह कवक काले रंग की दिखाई देती है भाई। जैसे ही उसके ऊपर लगेगी तो हम कहते हैं भाई ये काले काले रंग की दिखाई दे रही है। तो ये इसी की संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसके बाद एस्कोमाइसिटीज। अगला पार्ट इसका आ जाता है, दूसरा पार्ट हमारे पास एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या है भाई? इसके अंदर बात की जाए, अभी तो फाइकोमाइसिटीज की हमने चर्चा की थी। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य पहली बात तो कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होती है। लेकिन बहुत ही कम सदस्य कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जो होता है वो इसका उदाहरण है कि हमारे पास ईस्ट, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसकी हैबिट की बात करें, इसका निवास स्थान बात करें, तो एस्कोमाइसिटीज के सभी सदस्य कैसे? मृतोपजीवी अपघटक भी होते हैं। अपघटक मतलब ये सड़े गले पदार्थों को, जटिल पदार्थों को सड़ा गलाकर ये क्या कर देते हैं? उनका अपघटन कर देते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, उनको हम बोलते हैं अपघटक। परजीवी भी होते हैं। और समल रागी, जिसे हम मल रागी कहते हैं, मल रागी, जिसे कॉप्रोफिलस के नाम से जाना जाता है, अर्थात गोबर पर उगने वाले भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसका माइसिलियम कैसा होगा भाई? माइसिलियम सेप्टेट होगा, इसमें खंड पाए जाएंगे, साकेत होगा। कवक तंतु माइसिलियम में क्या होगा? पट पाए जाएंगे, छिद्रित फोर अभी हमने पढ़े थे, और इन छिद्रों से होकर कोशिका द्रव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन केंद्रक नहीं। ये बात भी आपको याद रखनी। क्लियर? तो ये थी हमारी बात किसकी? एस्कोमाइसिटीज की। आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर आता है, देखो सबसे पहले अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि होने वाला है कोनिडिया के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि होगा सोमेटोगेमी और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा। ये दोनों बातें हम बात पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में लैंगिक जनन के समय क्या होता है? एस्कोस्पोर बनते हैं भाई इसके अंदर, और इस आधार पर इसी का नाम पड़ गया है कि एस्कोमाइसिटीज नाम दिया गया है। तो ये बात याद रखना है, इसके जनन के आधार पर इसको नाम दिया गया है। इसमें लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में होगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, जो हम पढ़ चुके हैं। सेम वही कंडीशन इसके अंदर होने वाली है। दीवारा पॉइंट बनता है इसमें, दो कवक तंतु एक दूसरे की तरफ वृद्धि करने लगते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब दोनों कवक तंतु, जिसे हम माइसिलियम कहते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक डाइकैरियन बन जाता है भाई। ये भी एक संरचना दे रखी है। तो भाई सूक्ष्म जीव हैं जी हमारे पास, तो इनके अंदर कईयों प्रकार से जनन की संरचना इनके अंदर पाई जाती है। आगे भी दे रखा है, इसके बाद डाइकैरियन से एक अतिवृद्धि निकलेगी, आउटग्रोथ जिसे हम कहते हैं, और जो कि एस्कोजीनस हाइपा कहते हैं। यह है वृद्धि करके एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम एस्कस कह देते हैं, और कहीं ASCI मिल जाए तो ये बहुवचन रूप है इसी का। और थैलीनुमा संरचना एस्कस के अंदर कारण ही इसका नाम दिया गया। एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों को सेक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने इसको पढ़ा नहीं, सेक फंजाई भी इसको बोला जाता है। ये लिखा हुआ है सेक फंजाई, द सेक फंजाई। इसी वजह से इनको सेक एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, तो नाम दे दिया जाता है इसको क्या? सॉरी, सेक फंजाई। ठीक है, अब दोनों केंद्रक एस्कस में पहुंचकर आपस में संयुक्त हो जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर देते हैं।
अब एक एस्कस कुछ कवक तंतुओं से सुरक्षित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एस्कोकार्प फलन का इसका नाम पड़ जाता है हमारे पास। एस्कोकार्प में न्यूनकारी विभाजन के फलस्वरूप अगुणित एस्कोस्पोर का निर्माण फिर से हो जाता है। अब एस्कस में कम से कम 4 एस्कोस्पोर बनते हैं, लेकिन अधिकांशतः एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर का क्या होता है, निर्माण। एक लंबी प्रोसेस हमें दे रखी है, लेकिन लिख दिया है मैंने, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। एस्कोकार्प एस्कस के फटने से वही सेम कहानी, जो बीजाणु स्पोर फटेंगे, बाहर निकलेंगे और नए प्रकार की फंजाई को क्या दे देंगे, जन्म दे देंगे, और नए प्रकार की फंजाई का निर्माण हो जाएगा। अब एस्कोकार्प 3 प्रकार की है भाई, नाम याद रख लेंगे, क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम और एपोथीसियम। ये कैसे कैसे बनेंगे भाई, ये बंद होगा, गोल गेंदनुमा होगा, पेरीथीसियम फ्लास्कनुमा होगा, मटके के आकार का, मतलब जिसे हम एपोथीसियम खुली डिस्क के आकार का होगा भाई, ठीक है, ये होता है। अब एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटी, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बात करते हैं एग्जाम्पल की। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है पेनिसिलियम, ब्लू और ग्रीन मोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है, ब्लू और ग्रीन मोल्ड। तो भाई पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक दवाई है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले इसी पेनिसिलिन, जिसे हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाई के नाम से जाना जाता है, इसी कवक के अंदर इसको खोजा गया था। इसके लिए फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन आजकल पेनिसिलिन पी क्राइसोजेनम से प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में हमें पेनिसिलिन प्राप्त हो जाती है। ये फ्लेमिंग मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ब्रिटिश सेना में एक डॉक्टर थे। इन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते हुए अचानक से पेनिसिलिन की क्या कर दी थी, खोज कर दी थी, और इसके अंदर इन्होंने क्या खोजा था, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम जो है ना, एक कवक से प्राप्त होने वाली औषधि भी है, और पेनिसिलिन एक कवक का नाम है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है एस्परजिलस, जिसे हम ब्लैक ब्राउन या ब्लैकी स्मोकी मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। एस्परजिलस, ए का मतलब यहाँ पे जो लिखा आएगा ना, वो एस्परजिलस है। एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस, इससे प्रोलीफेरिन एक औषधि, जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, ये प्राप्त होती है, नाम याद रखना है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इससे मनुष्य में और चौपाई मतलब जुगाली करने वाले जानवर, जो हमारे गाय भैंस इनको कहते हैं, इनमें रोग उत्पन्न होते हैं, और ये रोग क्या कहलाते हैं, एस्परजिलियोसिस कहलाते हैं, बात याद रखना। नेक्स्ट आता है एस्परजिलस फ्लेवस। यह कवक संचित अनाज जैसे मूंगफली है, काजू है, चारा जो दे रखा है उस पर उगना पसंद करती है। विषैले पदार्थ स्त्रावित करती है, इस वजह से ये पदार्थ, विषैले पदार्थ हमारे मूंगफली काजू उसके ऊपर लग जाते हैं और हमें रोग पैदा करते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और ये एफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजेनिक होते हैं, अर्थात ये कैंसर पैदा करने वाले कहलाते हैं, ठीक है। इससे यकृत कैंसर की होने की संभावना हमारे पास रहती है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। नाइगर, एस्परजिलस नाइगर की बात करें, देखो प्रयोगशाला का खरपतवार इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे साइट्रिक अम्ल भी प्राप्त होता है भाई, साइट्रिक अम्ल याद रखना है भाई, एस्परजिलस नाइगर। तो अलग अलग काम है, देखो एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस, और एस्परजिलस हमारे पास क्या आ जाता है, नाइगर आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा तीसरा उदाहरण क्लेविसेप्स। तो क्लेविसेप्स भी हमारे पास एक कवक है, इसका काम क्या है, देखो क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इससे बाजरे में और राई में इरगट रोग लगता है भाई, ये याद रखना है। और इसी से एर्गोटिन दवा, जिसे हम ड्रग्स कहते हैं, वो भी प्राप्त होती है भाई, ये बात भी आपको याद रखना है। इस कवक से एक नशा करने वाली दवा, जिसे एलएसडी कहते हैं, एल का मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड प्राप्त होती है, एलएसडी, ठीक है, जो कि एक विभ्रामक औषधि कहलाती है भाई, ठीक है, भ्रम पैदा करने वाली एक औषधि है, जिसको हम एलएसडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है, वो क्या है, वो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मोरचेला आती है आपकी, मोरचेला की बात, स्पीसीज को सामान्य रूप से हम मोरल्स के नाम से जानते हैं, और यह एक खाद्य कवक है, मतलब ईडेबल, खाने योग्य है। तो मतलब कवक को भी खाया जाता है भोजन के रूप में, बिल्कुल भोजन के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी औषधियां भी हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन रोग भी पैदा कर रही हैं, तो ये हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है न्यूरोस्पोरा, बहुत अनुवांशिकी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर किए थे, इसके ऊपर न्यूरोस्पोरा के ऊपर, ठीक है। रेड और पिंक मोल्ड के नाम से जाना जाता है इसे, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम,
पादप जगत का ड्रोसोफिला इसको बोला जाता है। इसका उपयोग आनुवांशिक तथा जैव रासायनिक जो भी अध्ययन होते हैं सबसे पहले इन्हीं पर किए जाते हैं। तो मतलब जेनेटिक्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत वन में किया गया, इसी पे किया गया था भाई। बीडल एरम टेटम नामक जो वैज्ञानिक हैं, वन जीन एंजाइम थ्योरी जो दी गई थी, इसी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया था। तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे किसके ऊपर किए गए, न्यूरोस्पोरा के द्वारा किए गए। तो भाई जिन्हें इन चीजों को पढ़ रखा है वो उन्हें मालूम है कि भाई न्यूरोस्पोरा क्या है, इसके ऊपर क्या वन जीन वन एंजाइम थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीजें, जेनेटिक्स क्या है, इसके बारे में सब कुछ दे रखा है। बीडल टेटम का वैज्ञानिक कौन थे, क्या प्रयोग किए थे, उन्हें सब कहानी इसके अंदर दे रखी है। तो ये न्यूरोस्पोरा हमारी एक प्रकार की कवक है। इरिसिफी, इरिसिफी की बात करें, देखो ये यूनिसेलुलर है, जाति है, अलग अलग पादपों पर ये चूर्णिल आश्रिता रोग, पाउडरी मिल्ड्री रोग उत्पन्न करती है भाई। अक्सर हमने देखा होगा पाउडरी मिल्ड्री रोग गेहूं में भी लगता है। ट्रुफल्स, एस्कोमाइसिटीज के कुछ सदस्य ट्रफल्स कहलाते हैं। यह एक खाद्य कवक है भाई, याद रखना है, खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रकार हमारे पास एक ईस्ट का। ठीक है, बात करते हैं ईस्ट की हम। देखो ईस्ट की बात करें हम, ईस्ट, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। पहली बात तो याद रखना है आपको, यूनिसेल्युलर फंजाई। ईस्ट पके फलों जैसे अंगूर, खजूर, गन्ना, फूलों पर उगना पसंद करती है। ईस्ट में माइसिलियम पहली बात अनुपस्थित होता है, ये बात आपको याद रखना है, इसके अंदर माइसिलियम नहीं होता है। यदि ईस्ट को हम शक्कर के घोल में उगा जाए तो इसमें सूडोमाइसिलियम बनने लगता है, माइसिलियम जैसी संरचना बनने लगती है, लेकिन माइसिलियम नहीं है। शक्कर के घोल में ये बहुत तेजी से जनन करती है, बहुत वृद्धि करती है। ईस्ट बहुत तेजी से वृद्धि करती है, अर्थात इसमें तेजी से बड का निर्माण होता है, श्रृंखला बनने लगती है, बहुत फास्ट ग्रोथ करने लगती है, जिसे हम सूडोमाइसिलियम के नाम से जानते हैं भाई। अब याद रखना है भाई, ये ईस्ट जो हम बार बार पढ़ते हैं एक प्रकार की क्या है, कवक है भाई। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आता है, आर्थिक महत्व की यदि बात करें तो ईस्ट की देखते हैं हम। आर्थिक महत्व इसका क्या दे रखा है हमारे लिए, देखते हैं आर्थिक महत्व। फर्मेंटेशन जिसे हम किण्वन कहते हैं, किण्वन, किण्वन क्यों, क्योंकि ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं भाई, ये बात याद रखना है। बहुत सारे प्रकार के पदार्थ, जैसे देखो अल्कोहल का निर्माण ईस्ट की क्रिया के द्वारा, वाइन इंडस्ट्री, ब्रेड उद्योग में, बेकिंग इंडस्ट्री में काम में किया जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में इसी ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और बेकर ईस्ट भी कहा जाता है। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और राइबोफ्लोविन एक B2 विटामिन प्राप्त होता है, याद, ये भी बात याद रखना है हमारी। इससे हमें एक विटामिन बी प्राप्त होता है जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B2 प्राप्त होता है राइबोफ्लेविन, किससे, इसी जाति से। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास बेसिडोमाइसिटी, जिसे हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनकी हैबिट क्या दे रखी है, कहाँ मिलेगी, मृदा में, लॉक्स जिसे हम लट्ठे, वृक्ष के टूटे पर भागों पर, सजीव पादपों पर, अंदर परजीवी रूप में पाई जाती है, ये बात याद रखना है। ये भी कैसी होती है, साकेत पटयुक्त होती है। बेसिडोमाइसिटीज में पाए जाने वाले पट विशेष प्रकार के होते हैं, इन्हें ढोल छिद्री पट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, क्लब फंजाई। ठीक है, दोनों तरफ फैली हुई संरचना होती है, इस दीवार को हम पेरेंथ्रोइस्मस कहते हैं। इस दीवार या बाउंड्री के दोनों तरफ फैले होने से यह एक सेप्टम ढोलाकार, ढोलक के आकार की कहलाती है, इसे ढोल छिद्री पट के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये इसकी कुछ संरचना हमें बनावट दे रखी है। क्लम कनेक्शन क्या होता है भाई, अभी हम पढ़ चुके हैं। क्लम कनेक्शन समीपवर्ती सेल के मध्य एक नल का प्रकार का संबंध बनता है, उसे जो कि हमें गैमेटेंजियल में देखने को मिला था। ठीक है, जहाँ डाई कैरियन वगैरह केंद्रक बन रहे थे, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन, सोमेटोगेमी, स्पर्मेटाइजेशन, ये दो प्रकार का होता है। स्पर्मेटाइजेशन हम आगे क्लास में कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्पर्मेटाइजेशन देखो, इसमें इस प्रकार का जनन केवल हमें रस्ट या किट रोग पैदा करने वाली कवक में ही देखने को मिलता है, ये बात याद रखना है आपको। किट रोग पैदा करने वाली कवक के अंदर देखने को मिलेगा।
रस्ट फंजाई के नाम से इसलिए हम बोल देते हैं पक्षीनिया, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अब पक्षीनिया की 3 अलग अलग जातियां हैं जो गेहूं में किट रोग पैदा करती हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी ये तीनों जातियां हमें दे रखी हैं, ये बात आपको बहुत याद रखना है। पक्सीनिया ग्रेमिनेस, ब्लैक रस्ट ऑफ स्टेम रस्ट, ठीक है, तने में करेगी। पक्षीनिया की एक रिकॉन्डेटा है, ब्राउन रस्ट रोग ऑफ लीफ में, पत्ती में करेगी भाई। पक्सीनिया की एक स्ट्रीफॉर्मिस है जो येलो रस्ट पैदा करेगी स्ट्राइप में, ठीक है, फूल वाले भाग में मिलेगा। पक्षिणिया एक भिन्नाश्रयी हेट्रोजीनियस कवक भी है, ये नाम याद रख लेना। 2 प्रकार के पौधों की आवश्यकता होती है, देखो, एक बीट और एक बारबरी, जिसे सेकेंडरी होस्ट के नाम से हम जानते हैं। प्राइमरी होस्ट ये कहलाता है। तो गेहूं में ये क्या करती है भाई, विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करती है, ब्लैक रस्ट भी कर रही है, ब्राउन भी कर रही है, येलो भी कर रही है, कुछ स्टेम में तने को बीमार कर रही है, पत्ती को खराब कर रही है, स्ट्राइप को खराब कर रही है। उस आधार पर पक्षीना की 3 जाति गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा रोग पैदा करती है, ये बात आपको याद रखना है। लाइफ साइकिल की बात हमें देखते हैं, पक्षीनिया का लाइफ साइकिल रस्ट साइकिल के नाम से जाना जाता है। रस्ट साइकिल की खोज जो की गई थी ना, वो प्रोफेसर केसी मेहता ने की थी, और रस्ट पर सबसे अधिक कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। गेहूं के पादप पर रस्ट डिजीज का प्रारंभ एक्लिसोस्पोर द्वारा होता है, अर्थात प्राथमिक संक्रमण तो एसियोस्पोर के द्वारा होता है और द्वितीयक संक्रमण यूरेडोस्पोर के द्वारा होता है, ये बात हमें याद रखनी है नॉर्मली। एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास बेसिडोमाइसीटीज के, क्या है देखो, इससे भी कुछ बहुत सारी बीमारियां, ब्रैकेट ऑफ सेल्फ फंजाई के नाम से जिसे हम जानते हैं, जैसे ये एपिक्सीलिक होती है, अर्थात काष्ठ वुड पर उगना पसंद करती है, लकड़ी पर उगना पसंद करती है, ठीक है, इसके समान होती है, इस कारण हम इन्हें ब्रैकेट फंजाई के नाम से जान देते हैं। पफ बॉल ये भी मृतोपजीवी देखने को मिलती है हमें, मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन करेगी, ठीक है। और नोट पॉइंट में दे रखा है क्लेविटिया, इसमें एक और क्लेविटिन औषधि प्राप्त होती है और ये एंटी कैंसर औषधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये याद रखना है। एंटी कैंसर की दवा प्राप्त हो रही है हमें किससे, क्लेविटिया से। नेक्स्ट आ जाती है छत्रक, जिसे हम कहते हैं मशरूम, बेसिडियो स्कार्प के नाम से भी जानता है, जो कि एक खाद्य प्रकार की कवक है जिसको खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मशरूम हमारे पास, जिसे हम एगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है। सबसे स्वादिष्ट कवक हमारे पास यही है, जिसे हम फफूंद के नाम से जानते हैं, एगेरिकस बाइस्पोरस। दुनिया की सबसे विषैली मशरूम एमेनेटा मस्केरिया, याद रखना है, बहुत जहरीली होती है और भ्रामक भी होती है भाई, ये बात भी आपको याद रखना है। कुछ मशरूम जहरीली होती हैं जिन्हें हम कुकुरमुत्ता, देखो मशरूम का नाम अक्सर आपने देखा होगा, इसे हम कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं, टोड स्टूल के नाम से भी जाना जाता है। इंक कैप मशरूम कॉप्रिनस मस्केटस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्मट फंजाई की बात करें, कंदुआ कवक के नाम से भी जाना जाता है, यह पौधों में स्मट या कंदुआ कंड के रोग उत्पन्न करती है और यह फसली पौधों में या बीजों को संक्रमित कर देती है। यह कवक बीज को संक्रमित करके उसके अंदर काले रंग के बीजाणु उत्पन्न करने लगती है। नेक्स्ट आ जाता है अस्टिलेगो न्यूडाटेटिसाई, इससे लूज स्मट ऑफ बीट रोग उत्पन्न होता है। यह रोग ग्रसित फूलों को बीजों से फैलना शुरू होता है इसके अंदर। तो अलग अलग बीमारियां हैं जो हमें याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या हमें दे रखा है। नेक्स्ट आ जाता है अगेरिकस। नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाता है हमारे पास कवक का, क्या, अगेरिकस। देखो अगेरिकस की यदि बात की जाए तो इसे हम गिल फंजाई के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो छत्रक होते हैं, फलनकाय जो होता है इसका, ये गिल्स के समान छिद्र होता है, इसलिए इसको हम फेरी रिंग्स भी कह देते हैं, रिंग्स के समान दिखाई देती है, ठीक है। बर्ड्स नेस्ट फंजाई, जिसे हम साइंथल्स तथा न्यूडिलेरिया आदि कवक के समान, पक्षी नीड कवक इनके नाम से भी जानते हैं, कि जो अलग अलग इनके नाम दे रखे हैं क्योंकि इनकी फलनकाय पक्षियों के लिए क्या दे देती है, पक्षियों के जो घोंसले होते हैं ना उनके समान दिखाई देती है, तो इसे बर्ड नेस्ट फंजाई के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसीटीज आ जाती है अगली वाली हमारी, जिसे हम फंजी इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं, और इस क्लास की कवक में परफेक्ट स्टेज पर एक लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना, वो अनुपस्थित होता है। इस क्लास में एक ऐसी फंजाई सम्मिलित की जाती है जिसमें लैंगिक जनन या तो अनुपस्थित होगा
या अभी तक खोजा नहीं गया। जब इस वर्ग की किसी कवक में लैंगिक जनन खोज लिया जाएगा तो उस कवक को उचित वर्ग में रख दिया जाएगा, या तो एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडोमाइसिटीज में। माइसिलियम सेप्टेट होगा, ये बात याद रखना है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुक्तः कॉर्निडिया के द्वारा होगा। इस वर्ग के कुछ सदस्य कैसे मिलेंगे हमें, मृतोपजीवी और कैसे होंगे परजीवी, बात याद रखनी है। और इस वर्ग के अधिकांश सदस्य मृत कार्बनिक पदार्थों से का अपघटन कर देते हैं और उनका पुनः चक्रण हमारी मिट्टी में खाद्य पदार्थों में होता रहता है, जिसके लिए हमारे पास एक उदाहरण दे रखा है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा हमें दे रखा है। क्लियर बात, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सम्मिलित कवकों द्वारा पादपों में होने वाले रोग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए। हर एग्जाम में जहां पर साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है हमारे पास, एक ना एक बीमारी हमें हर एक प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलती है। चाहे आप एसएससी का पेपर दो, चाहे यूपीएससी का दो, चाहे एमपीपीएससी का दो, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दो, जहां पर साइंस का वेटेज हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, वहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलते हैं। कुछ कवक हैं जिसे हम अल्टरनेलिया सोलेनी के नाम से जानते हैं। संबंधित रोग का नाम आपको याद रखना है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट आ जाता है सार्कोस्पोरा परसोनेटा के नाम से जानते हैं, जैसे हम टिक्का डिजीज के नाम से जानते हैं, ग्राउंड नट में हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास का कोलेट्रोट्राइकम। इसे बीमारी की यदि हम बात करें, इसे फाल्केटम के नाम से जानते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने में देखने को मिलेगा हमें ये बीमारी। और नेक्स्ट बन जाती है हमारे पास हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसे हम लीफ स्पॉट ऑफ राइस के नाम से जानते हैं। और यही वो बीमारी है जिसकी वजह से इसे बंगाल का अकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चावल के अंदर, धान के अंदर होने वाली बीमारी है और उसकी पत्तियों पर यह बीमारी फैल जाती है। तो 1945 में इसकी वजह से बंगाल में क्या पड़ गया था, अकाल, क्योंकि पूरी की पूरी फसल पर इसका अटैक हो गया था, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइकोपाइथन या माइक्रोस्पोरियम। ये मनुष्य में रिंगवार, जो आपने देखा होगा दाद खाज खुजली जो होने वाली है ना, वो इसी की वजह से होता है। तो भाई याद रखना है, इससे बचना भी है हमें, वो बचना है, और साथ में दवाई भी इसी से इसको खत्म करने की देखनी है हमें। ठीक, ये पैदा करती है। और ये मनुष्य में एथलीट फुट, नाम याद रखना है भाई, ट्राइकोपाइथन इंटरडिजिटल एंड टीनिया पेडिस के नाम से हम इसको जानते हैं, रोग पैदा करती है, जिसे हम रिंग वार्म ऑफ फुट भी कह देते हैं। तो दाद खाज खुजली जो अक्सर हमें देखने को मिलती है, ये नमी वाले समय पे ही हमें देखने को मिलती है, जहाँ बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर अक्सर नमी बनी रहती है। तो वहाँ पर क्या हमें कहीं इस कवक का आक्रमण, अटैक कहीं पे हो जाता है, वहाँ पर हमें दाद खाज खुजली देखने को मिलती है। क्लियर बात। नेक्स्ट कुछ गोल्डन की पॉइंट हमें दे रखे, तो थोड़ा सा इनको फास्ट अपन लेते हैं कि सभी एक कोश के यूकैरियोट प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं, ये बात हमारा हो गया। डाइनोफ्लैजिलेट हम पढ़ चुके हैं, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, इस कारण इसका नाम डाइनोफ्लैजिलेट या मीजोकैरियोट के नाम से जाना जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है। मतलब ये हमारा इससे पहले वाला जो पार्ट था ना हमारा, जिसे हमने बोला था मोनेरा वाला भाग, उसके अंदर का कुछ पॉइंट हमें दे रखे हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। डाइटम की कोशिका भित्ति सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है, हम पढ़ चुके हैं। डाइटम में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी है। ये हमारी इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी ना, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था, तो आपका उसको उस क्लास का लिंक जो आपको है ना इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाइटम्स का संचित भोजन ल्यूकोशिन एवं वसा भी होता है। ठीक है, मिश्र पोषक पोषण यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर पैरामाइलम तथा वसा यूग्लिनॉइड के संचित भोजन है भाई। स्लाइम मोल्ड को कवक तंतु के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट हम आपके डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आता है देखो कवक, ये पॉइंट आ गया अब हमारा। कवक में अवशोषणात्मक प्रकार का पोषण पाया जाता है, मतलब ये क्या करती है, अवशोषण, अवशोषण करके ये अपना भोजन क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। बात याद रखनी है। कवक की भित्ति जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है भाई, काइटिन की। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कवक में संचित भोजन जो होता है ना, वो ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में होता है। और फाइकोमाइसिटीज का कवक जाल जो होता है वो भी आपको याद रखना है, सिनोसाइटिक और एसेप्टेट होता है, केंद्रक पाया जाता है और खंडों में विभक्त नहीं होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू में लेट ब्लाइंड ग्रोथ उत्पन्न होता है। इस रोग को हम आयरलैंड के अकाल के नाम से जानते हैं, पढ़ चुके हैं।
एस्कोमाइसिटीज माइसिलियम में केंद्रक पट्ट युक्त होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंजाई हो गया हमारे पास। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और पेनिसिलियम नोटेटम से इसको क्या किया था, प्राप्त किया था। नीरोस्पोरा हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स में बहुत इसका उपयोग किया जाता है, पादप जगत का ड्रोसोफिला कहलाता है। ईस्ट एक प्रकार की एक कोशिकीय कवक है जो कि नॉन माइसिलियम कवक होती है। बेसिडियोपोर, ये हम सब पॉइंट आगे आपके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गेहूं में रस्ट रोग कौन पैदा कर रही है, रस्ट चक्र की खोज प्रोफेसर केसी मेहता के द्वारा की गई थी। और गेहूं पर रस्ट रोग की शुरुआत, पहला संक्रमण क्या था, ये सब चीजें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास के अंदर। तो ये थी हमारी क्लास किसकी, जिसे हम कहेंगे फंजाई। और एक इस क्लास के अंदर इसमें हमने फंजाई से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल और इसकी क्या संरचना होती है, देखने में कैसी होती है। अक्सर मशरूम पर तो एक डिटेल चैप्टर भी हमें एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है ना 11-12 के अंदर, बहुत अच्छा खासा चैप्टर हमें मशरूम पर दे रखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। तो कवक को देखा जाए तो एक तरीके से खाने योग्य भाग भी है। मशरूम अक्सर आपने देखा होगा, बरसात के समय पर मशरूम को आपने कई जगह नमी की वाली जगह पर उगते हुए अक्सर आपने देखा होगा। तो वही है जिसको हम आम भाषा में कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। यही है एक विशेष प्रकार की कवक मशरूम, जो कि खाद्य भी होती है, जहरीली भी होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर विष भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें इससे मृत्यु भी हो सकती है मनुष्य की। तो ये थी हमारी फंजाई वाली। भाई सभी लोगों को यदि क्लास का पैटर्न इसके अंदर जो बनते हैं क्वेश्चन हमारे पास, वो यदि सभी को अच्छा लगा हो, जिन्होंने कंप्लीट क्लास अपनी देखी, तो भाई वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो साथ में भाई सभी लोग बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, और उस क्लास के अंदर हम आपसे लेके आएंगे इसका अगला पार्ट, जो कि हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन चल रहा था, जिसके अंदर आज हमने कंप्लीट किया है किसको, इसका फंजाई वाला पोर्शन, किंगडम फंजाई, कवक जगत को हमने कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाद बाकी कि आपको जो भी क्वेश्चन या जो भी बात में यदि आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन यदि कहीं पे भी कुछ यदि प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप हमें इस पर कमेंट करके आप बता सकते हो। और यदि किसी को भी यदि भाई को यदि क्लास से संबंधित और भी डिस्कशन आदि आपको करना है तो मोबाइल नंबर नोट कीजिए, जिस पर आप हमें क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप हमें बता सकते हैं। बाकी का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक में जो आप क्वेश्चन रिलेटेड बात करना चाहते हो, हम आपसे वहाँ पर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली क्लास के